सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, हमारे CGL प्री के सारे एग्ज़ाम्स की सारी शिफ्ट्स आज एंड हो चुकी हैं। सो अब हम बात करेंगे अपने मेंस की कि हमारा मेंस कितने दिन बाद हो सकता है, कैसे हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और उसी के बारे में सारी जानकारी को लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मतलब जो हमारा अभी CGL प्री एंड हुआ है, तो अभी तो सबसे पहले इसमें 2 या 3 दिन का सब गैप लेने वाले हैं, क्योंकि आज ही उनका एग्ज़ाम एंड हुआ है। तो अभी एकदम से मतलब नहीं हो पाएगा शुरू। तो जिनको भी करना है वो मेंस की तैयारी में 1 तारीख से अपना लग जाएं, क्योंकि मेंस में जैसा कि आप सबने पिछली बार देखा था, बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने नहीं दिया था। तो इस बार भी हार्डली मतलब एक बार को एक ये चीज़ लेकर चलें कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे वो। सो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मान के चलना है, केवल ये मान के चलना है कि हाँ, हमारा हार्डली 2 मंथ्स में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा मेंस का। सो गाइज़, अब मैं बात करने वाला हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है उस 2 मंथ्स के लिए। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 100% कोर्स कंप्लीट करके और तब जाके प्री दिया होगा। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की होगी कुछ टाइम से, सो उन्होंने क्या थोड़ा मेन पढ़ के कि हाँ हमारा बस प्री हो जाए उसके बाद मेंस में लगेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे। लेकिन जिसने भी मतलब प्री क्लियर जिसका भी होगा, तो उसने मतलब कम से कम मैं मानता हूँ कि 60 to 65% तो कोर्स कवर किया ही होगा, वरना 60 to 65% के बिना मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता प्री में। तो उसमें आपने 60 to 65% तो कवर किया ही होगा। और हाँ, अगर 65 से कम भी किया है और फिर आपका हो गया, तो वो केवल एक तुक्का है। फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है मेंस के लिए, बहुत ही ज़्यादा, तभी जाके आप मतलब कवर कर पाओगे उस चीज़ को, वरना कवर करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपने 60 to 65% अपना कोर्स कवर कर रखा है, तो मैं आपके लिए सबसे पहले मतलब उन लोगों के लिए बता दूं जिन्होंने 65% कवर किया हुआ है अपना, कि अभी आपको क्या करना है। जो आपका 35% कोर्स बचा हुआ है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके 2 मंथ्स से पहले मतलब 1.5 महीने तक उसको अपना ख़त्म कर लेना है। उसको ख़त्म करने के बाद हमें क्या करना है, और साथ साथ में अपना रिवीजन लेके चलना है जो हमारा पिछला कोर्स कंप्लीट है, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि हम जो नया पढ़ रहे हैं नया तो पढ़ते जाएं लेकिन पुराना ना भूल जाएं। इसलिए पुराने को भी रिवीजन करते रहना है साथ साथ में। उसके लिए भी टाइमिंग देनी है, लेकिन जितना आपको नया पढ़ने में टाइम दोगे उससे कम लगेगा, क्योंकि आपको केवल वो रिवाइज़ करना है। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं कि नया कितना पढ़ना है, हमें क्या क्या हमारा रह गया है वो पढ़ना है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है और अपना रिवीजन भी करना है। तो मैं मतलब मेनली वो सारे लोगों के लिए मैं हमेशा से यही चीज़ बता के आया हूँ कि चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। उससे क्या होता है, जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो तो आपका कोर्स थोड़ा जल्दी होने लगता है। और फिर जब आपको दिखता है कि हाँ हमारे मतलब आउटकम्स आ रहे हैं अच्छी तरीके से, हमारे मतलब आपने छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए और आपके वो पार्ट्स निपटते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हमारे मतलब कुछ होता जा रहा है। अब आपने पहले ये कितना बड़ा पार्ट बना लिया कि वो आपका 3-4 दिन में हो रहा है, फिर आपके मतलब 1 हफ्ते में 1 या 2 ही पार्ट आपने कवर कर पाया, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। लेकिन आप अगर डे वाइज अपना शेड्यूल बनाओगे, उस हिसाब से लेके चलोगे, और फिर आप अपना पर डे का पूरा मतलब अपना टारगेट पूरा करके चलोगे, तो उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ हमारा पूरा हो रहा है, तो अगले दिन थोड़ा सा और अच्छा कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपना हमारा एक मैथ्स का सेक्शन होता है, एक इंग्लिश का सेक्शन होता है, एक रीजनिंग का सेक्शन होता है, और एक होता है हमारा जीके का सेक्शन। तो एक तो हो गया हमारा मैथ्स का, जो हमें पार्ट्स डिवाइड करने हैं हमें अपने अपने हिसाब से, वो एक तो मैथ्स का हो गया, एक रीजनिंग का हो गया। क्योंकि रीजनिंग भी थोड़ा सा कर लेना डीपली, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आते हैं रीजनिंग के, प्री के हिसाब से थोड़ा सा लेवल अप रहता है उनका, तो एक बार ज़रूर कर लेना। तो मैथ्स हो गया, दूसरा पार्ट हमारा रीजनिंग हो गया। फिर हमें इंग्लिश में क्या करना है, एक तो ग्रामर, इंग्लिश को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या हो सके तो मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना इंग्लिश को, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, कॉम्प्रीहेंशन में ज़रूरत पड़ती है हमें वोकैब और ग्रामर दोनों की, तभी हम जाके कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं। तो हमें ग्रामर और वोकैब पार्ट अगर हमारा अच्छी तरह से हो रखा है, तभी जाके हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में। तो इस वजह, और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट का ये है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहले आप कॉम्प्रीहेंशन को भी साथ में लेके चलें, ये 3 पार्ट्स बना लें, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। वोकैब भी आप रोज़ लेके चलें, उसको एक अलग पार्ट बना लें जिससे आपका छूटे ना, क्योंकि वो वोकैब थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो जाता है।
तो उसमें, लेकिन अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपने वो कैब पहले तो पढ़ी होगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा पुराना रिवाइज करना है, थोड़ा नया पढ़ना है जो आपका बचा हुआ है। और अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो फिर आपको सारा रिवाइज ही करना है धीरे धीरे। बट ये करना है, अगर आपका मतलब प्री तक आपने पूरी वो कैब कर ली है अपनी पूरी, मतलब आपने जो भी बुक ले रखी है वो आपकी पूरी पढ़ी हुई है प्री से पहले, तो आपको उसमें मेंस के लिए क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है, चीज़ों को ज़्यादा समझ के, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, तो उस चीज़ को आप थोड़ा ज़्यादा समझ के करोगे तो उससे आपकी वो कैब थोड़ी और अच्छी हो जाएगी और आपको बाकी चीज़ों में हेल्प मिलेगी, जैसे कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा जीके। तो जीके का क्या करना है, आपके जो भी नोट्स हैं वो पढ़ने हैं आपको। तो 4 चीज़ें तो वो हो गई हमारी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ज्योग्राफी, और एक हमारा हो जाता है हिस्ट्री, ये चारों। तो अगर मतलब आपका ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी से बोर हो जाते हो इसको करते हुए, जीएस को करते हुए, तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स देखने कितने टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक को आप 60 डेज से वो करके और कर लेना। जैसे 2 टॉपिक हिस्ट्री के पढ़ लिए, 2 इकोनॉमिक्स के पढ़ लिए, 2 ज्योग्राफी के पढ़ लिए, ऐसे करके अपने हिसाब से अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। और अगर आप बोर्ड नहीं होते हो तो आप चैप्टर वाइज कर लेना, आज एक चैप्टर हिस्ट्री का कर लिया, फिर कल ये कर लिया, उस तरीके से। फिर आपको कैसा करना है, साथ में एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना है उसका, जो भी मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे मतलब मेन टीचर्स हैं जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं जीएस का, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से थोड़ा सा चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और मतलब थोड़ा सा हमें चीज़ें याद भी ज़्यादा रह जाती हैं उससे। और मैं तो मतलब बेसिकली कहूँगा कि RWA का परिणाम बैच है, उससे आप अपना प्रैक्टिस सेट करवाइए, नवीन शर्मा सर करवा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो पर डे 30 क्वेश्चंस करवाते हैं, लेकिन उसके हर क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं कि अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका एक में ही ज़्यादा नहीं तो 100-150 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही ईजी वे में वो आपको समझा देते हैं और समझ में भी आ जाता है अगर आप उसको रिवीजन करते चलोगे तो। क्योंकि वोकैब और जीएस ऐसी चीज़ है, अगर आपने साथ में रिवाइज नहीं किया तो फिर आपको याद नहीं रह पाएंगे। तो उसके बाद ये कर लेना है आपको, अपने जीएस को पार्ट्स में डिवाइड करके वो पढ़ लेनी है, और एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर कर लेना है। अब उसके बाद बचा है कंप्यूटर हमारा। तो कंप्यूटर में मतलब जैसे कि पिछली बार क्या है, ये नहीं सोचना है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। कंप्यूटर में पिछली बार क्या हुआ था, कंप्यूटर को स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था, जिस वजह से वो अपने कंप्यूटर में अच्छा नहीं कर पाए स्कोर। तो आपको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब अहमियत इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी है कि आप बाकी का कोर्स छोड़ के पहले कंप्यूटर ही पढ़ रहे हो। क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस CGL 2022 में सुने होंगे कि वैसे तो मार्क्स हैं इंसान के 320 या 330, लेकिन कंप्यूटर में मार्क्स कम होने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हमें उसमें क्या करना है, वो वजह क्या है, ये नहीं कि कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर को थोड़ा लाइटली लिया लड़कों ने, उसको ज़्यादा अच्छे से किया नहीं। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मान के चलना है, नॉर्मल लेके चलना है, लेकिन लेके चलना है। फिर अब मैं बताता हूँ टाइपिंग की आपको। तो टाइपिंग हमारी इसमें होती है जो मेनली 27 वर्ड पर मिनट मांगी होती है, 27 वर्ड पर मिनट। वो आप अगर अभी से आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया टाइपिंग में, बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते, तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। 2 महीने में टाइपिंग आप रोज़ 1 घंटा भी करोगे, आराम से 27 वर्ड पर मिनट आ जाएगी। बस ये है, रोज़ाना 1 घंटा ज़रूर करना है। शुरू में आप टाइपिंग मास्टर का कोई भी अपना ऐप डाउनलोड करके उससे कर लो, लेकिन फिर बाद में जब आपके पास 10-15 दिन रह जाएँ एग्ज़ाम के, तो एक टाइपिंग बाबा करके आता है क्रोम पर, उस पर सर्च करना, और उसमें जो एक आता है हाइलाइटर करके, तो हाइलाइटर को आप ऑफ़ कर देना, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम का पैटर्न सेम ही है। जो एग्ज़ाम में हमारी टाइपिंग वाला टेस्ट होता है, उसका पैटर्न सेम ही है बिल्कुल उसी की तरह। बस आप उसमें टाइपिंग बाबा में हाइलाइटर को ऑफ़ कर लेना, तो आपका बिल्कुल सेम वही हो जाएगा जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठे हो। हाइलाइटर नहीं आता है और स्क्रॉल भी उसको खुद करना पड़ता है। तो आपकी टाइपिंग के लिए भी काफ़ी टाइम है, हो जाएगी आराम से, लेकिन करना शुरू करना है अभी से टाइम गवाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। सो ओके गाइस, बाकी अगर आपने प्री क्लियर किया है तो आप खुद इतना तो मतलब समझदार हो गई कि कैसे किस चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना है। बाकी मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है। और फिर एक चीज़ ये है कि हाँ, कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार प्री की। तो कट ऑफ मतलब सब जो मैंने बाकी एनालिसिस देखे हैं और मैंने मतलब खुद भी देखा है, तो उसमें यही है कि कट ऑफ आपकी 130 to 135 के आसपास ही रहेगी। उससे ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकती है, ना बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती है। बस हाँ, इसके आसपास घूमेगी, 130 to 135 के आसपास घूमेगी।
तो जिसको भी मतलब है कि सेफ़ जोन में है वो, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। और मैं तो कह रहा हूँ जिसको थोड़ा सा ना भी फीलिंग आ रही हो कि हो जाएगा तो कर ले, तैयारी तो पूरी सेम ही है उसकी भी, CGL CHSL की और प्री की मेंस की सब, क्योंकि अब तो सारा सेम ही हो चुका है, हमारा पूरा पैटर्न सेम ही हो चुका है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। सो ओके गाइज, बाय।